प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन करेंगे। अब देखिए, इसमें गोलीय अवतल पृष्ठ लिखा है। ये पृष्ठ का मतलब ना तो दर्पण है और ना ही लेंस है। दर्पण और लेंस दो चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पृष्ठ लिखा है। दर्पण जो होता है उसमें पीछे कलई किया होता है, और जो लेंस होता है उसमें दो पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ नहीं होता है। लेंस में हमेशा दो पृष्ठ रहेगा। तो इसमें ना तो पीछे कलई किया हुआ है और ना ही ये दो पृष्ठों वाला है। तो इसे जो एक पृष्ठ वाला होता है उसी को हम अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ कहेंगे। अगर अंदर की ओर दबा हुआ है तो अवतल पृष्ठ, और अगर बाहर की ओर दबा हुआ है तो उत्तल पृष्ठ। तो ये अवतल पृष्ठ है क्योंकि इसमें अंदर की ओर दबा हुआ है। तो इसी में कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, यानी कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यानी कि ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें से हो करके प्रकाश की किरण गुजर जाएगी, तभी तो अपवर्तन होगा। यानी कि ये जो पृष्ठ है इस पर पीछे कलई नहीं किया गया है, इसलिए इसको पृष्ठ कहते हैं। ना तो इसे अवतल कहते हैं, नहीं सॉरी, ना तो इसे दर्पण कहते हैं, ना तो इसे लेंस कहते हैं। तो इसी के लिए अपवर्तन का एक सूत्र है, उसी का डेरिवेशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हम चित्र को समझते हैं कि चित्र में है क्या। तो देखिए, ये एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका नाम SPS डैश है। इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, और ये इसका मुख्य अक्ष OQ है। OQ इसका मुख्य अक्ष है। और देखिए यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन जब भी होता है तो उसमें दो माध्यम होता है, एक सरल माध्यम और एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो इस चित्र में प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और ये पहले बता चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन में ही कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभी उसको चित्र में समझते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ती है और अभिलंब है कहाँ। तो देखिए, ये जो SPS डैश एक अवतल पृष्ठ है, इसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है और इसका मुख्य अक्ष है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी गई है। यहाँ ये जो पॉइंट है यहीं पर क्या रखी गई है? एक वस्तु O रखी गई है। अब जब इस पृष्ठ के सामने ये वस्तु रखी गई है तो ये पृष्ठ क्या करेगा कि इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनाएगा उसको देखिए ध्यान से। देखिए, यहाँ से एक किरण गुजारे हैं, OA गुजरा है, ये OA गुजरा है। अब ये जो OA किरण है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब किरण OA विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है, ये पहले मालूम है। लेकिन अभी ये नहीं मालूम है कि अभिलंब कौन है। तो देखिए, ये C लिखा है यहाँ पर। C माने वक्रता केंद्र भी होता है। तो केंद्र से परिध को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिध को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और जो त्रिज्या होती है वो परिध पर लंब होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये वृत्त होता तो यहाँ से त्रिज्या खींचते तो ये परिध पर लंब होती है। कक्षा 10 में आप लोग परिमेय था कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिध को मिलाने वाली त्रिज्या परिध पर लंब होती है। ऐसे करके एक परिमेय था, उसका डेरिवेशन भी कर लिए होंगे। तो देखिए, इसमें ये जो त्रिज्या है जब यहाँ पर मिली है तो यहाँ 90 अंश बन जाता है, चाहे जो वृत्त हो। अगर केंद्र से परिध को मिलाएगी जो रेखा वही त्रिज्या होती है, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो परिध पर लंब होती है। तो लंब और अभिलंब एक ही तो है। अभिलंब वही रेखा होती है जो पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाएगी, यानी कि जो C से होकर के जाएगी वही रेखा अभिलंब कहलाएगी। तो ये जो रेखा खींचा गया है C, यहाँ पर A, इस बिंदु का नाम A है और इस बिंदु का नाम S है। यहाँ पर SPS डैश ये है और A इस बिंदु का नाम है। तो CAN ये अभिलंब है। तो ये आपतित किरण थी, यहाँ पर अपवर्तन होगा क्योंकि ये पृष्ठ पर कलई नहीं किया हुआ है, तो ये अपवर्तन होगा। यानी कि अपवर्तन जब होगा तो विरल से सघन में जा रही है तो किस ओर मुड़ता है? विरल से जब सघन में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो
अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ना कि अभिलंब से दूर जाती है। तो अभिलंब की ओर जब मुड़ती है तो देखिए ये अभिलंब की ओर मुड़ करके चला गया। इसे ऐसे सीधे आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं गया है, ये इधर मुड़ गया। ये अपवर्तन के नियम के अनुसार हुआ है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यही CAN अभिलंब था, उसी की ओर मुड़ गई है। ये जो OA किरण थी, ये OA जो किरण थी ये मुड़ गई है AB अभिलंब की ओर मुड़ गई है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको जो है आगे बढ़ाएंगे, ऐसे जाएगा। और एक जो दूसरी किरण, दो किरण तो गुजारते हैं तभी तो प्रतिबिंब बनता है। इसकी जो दूसरी किरण है यहाँ से, वो पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है। अभिलंबवत माने 90 अंश का कोण बना करके गिरती है या सीधे जाती है। तो ये सीधे चली गई। अब ये किरण और ये किरण, यहीं से तो वस्तु है, ये दोनों जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर हमें इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये ऊपर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ये दोनों ऊपर कहीं मिलेंगी, ये ऐसे इधर चला जाएगा और ये ऐसे इधर चला जाएगा। ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो जब नहीं मिलती हैं तो इसे पीछे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसको हम डाट डाट करके इसी AB लाइन को पीछे बढ़ाए तो ये यहाँ आया, और इस लाइन को जब हम पीछे बढ़ाए तो ये यहाँ आया और आ करके इस बिंदु पर मिल गया। तो यही दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो O का जो प्रतिबिंब है वो I पर बन गया, जो कि आभासी है। देखिए आभासी है ना, डाट डाट करके बना है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बन गया और वस्तु के बराबर ही बना है और दर्पण के सामने बना है। तो इस प्रकार से O का प्रतिबिंब I है और C वक्रता केंद्र है। अब देखिए यहाँ से A से एक लंब रेखा खींचे हैं AM, ये लंब रेखा है, जैसे दर्पण वाले सूत्र में भी खींचे थे। तो ये AM एक लंब रेखा है और H इसकी ऊंचाई है या लंबाई समझिए। अब देखिए यहाँ पर OAM ये एक त्रिभुज है ना, OAM त्रिभुज है। उसके बाद IAM भी त्रिभुज है, उसके बाद CAM भी त्रिभुज है। तो ये 3 त्रिभुज हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एल्फा बना है, वस्तु के साथ जो कोण बना है वो एल्फा है, प्रतिबिंब के साथ जो कोण बना है वो बीटा है, और वक्रता केंद्र के साथ जो कोण बना है वो गामा है। ये गामा है, एल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब सुने होंगे गणित में। तो अब देखिए ये, अब हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन करना कैसे है हमें देखिए बता देते हैं, कैसे कैसे करना है फिर करके बताते हैं। हमें जो है I और R का मान निकाल करके जो स्नेल का नियम है उसी में रख देना है। I और R का मान निकाल करके जो स्नेल का नियम है उसी में रख देना है। और एक चीज़ देख लीजिए, इसमें I और R है कहाँ, देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब, यही तो अभिलंब है, के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को R कहते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो भी लंबा होगा लेकिन इसको पूरे विस्तार से डिटेल में बता देंगे, फिर बाद में कभी इसको देखना नहीं रहेगा, केवल एक बार ध्यान से देख लीजिए, लेकिन वीडियो लंबा हो सकता है। तो अब देखिए ये R हो गया, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये वाला किरण और ये वाला किरण, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण बना रही हैं। यहाँ से देखिए फिर से बना देते हैं। इसमें इसको बताए थे कि अगर कोई किरण इस तरीके से जाए और कोई किरण इस तरीके से जाए तो जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनता है। तो इसको ध्यान से देखिए, देखिए ये वाला ऐसे सीधा आया है ना, इसी को तो पीछे बढ़ाए थे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसी प्रकार से तो कोण बना रहे हैं। तो जो कोण यहाँ बना है वही कोण यहाँ बनेगा। यहाँ कितना है, R है, ध्यान से इसको समझिए, यहाँ कितना है, R है, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए यहाँ पर R हुआ। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें लिखना रहेगा थोड़ा सा, उसको लिखना कैसे है उसको हम बता देते हैं। देखिए इसे लिखना है, माना SP S' एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जहाँ से चलने वाली किरण OA पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा
तथा दूसरी किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है जो कि सीधे चली जाती है। किरण AB को पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती है तथा OP को भी पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती है। इस प्रकार ये जो I है ये वस्तु O का प्रतिबिंब है। इतना केवल इसमें लिखना है। इसको लिखे भी हैं हम, इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा है कि माना यस P यस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। ये गोलीय अवतल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को, देखिए ये निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम को अलग करता है। यही तो पृष्ठ यस P यस डैश है जो कि n1 और n2 को अलग करता है। तो यही लिखा है कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के यहाँ पर रहेगा, n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के माध्यम से पृथक माने अलग करता है। इस पृष्ठ का ध्रुव P है, ये मालूम ही है। इस ध्रुव का पृष्ठ P है, वक्रता केंद्र C है, ये भी देखें C है। इसकी मुख्य अक्ष PC पर, इसकी मुख्य अक्ष ये PC है, P यहाँ पर C यहाँ पर, इसकी मुख्य अक्ष PC पर एक वस्तु O रखी है। वस्तु O से एक आपतित किरण OA, वस्तु O से एक आपतित किरण ये OA पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है। ये पृष्ठ का बिंदु A है, यहीं पर गिरती है। जहाँ CAN अभिलंब है, ये CAN ये अभिलंब है, अभी इसको बताए हैं। CAN अभिलंब है। अपवर्तन के नियम के अनुसार AB जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, इसको भी बता चुके हैं। AB अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ये सब बता चुके हैं। जो बताए हैं वही लिखा गया है। अभिलंब की ओर झुक जाएगी या मुड़ जाएगी। दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है। ये दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है तथा सीधी चली जाती है, इसलिए सीधी चली जाती है। अभी इसको बताएंगे कि जो यहाँ P से, इसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं लेंस में। जो P से O कहेंगे उसे क्या नाम है, दर्पण में जो है इसे P से प्रदर्शित करते हैं और लेंस में इसे O से प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है वो किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, इसलिए यहाँ पर ये सीधे चली गई है। इसको लेंस में बताएंगे। इस पर केवल यहाँ इसे समझिए कि इसे आया तो ये सीधे चला गया, अतः सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें AB तथा PQ, ये दोनों किरणें ये AB और ये PQ पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती हैं। ये जो AB और PQ इसको जब पीछे बढ़ाए तो ये बिंदु I पर मिलती हैं, अतः I बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। यही लिख दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें जो है I और R का मान निकाल करके स्नेल के नियम में रख देना है। स्नेल का जो नियम है साइन I बटे साइन R बराबर साइन I बटे साइन R बराबर 1n2। 1n2 मतलब होता है किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा n1 1n2 होगा, क्योंकि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, 1n2 हो जाएगा। अच्छा, अब हम कैसे निकालेंगे I और कैसे निकालेंगे R, इसको देखिए ध्यान से। इसमें जो है एक त्रिभुज लगेगा, त्रिभुज का नियम लगेगा। पहले देखिए त्रिभुज कौन कौन लेना है। एक बार त्रिभुज हमें लेना है वस्तु से ले करके यहाँ तक, क्या नाम है, वक्रता केंद्र तक। एक बार वस्तु से लेकर के वक्रता केंद्र तक और एक बार प्रतिबिंब से लेकर के वक्रता केंद्र तक, दो त्रिभुज लेना है। जब हम वस्तु से लेकर के वक्रता केंद्र तक लेंगे तो I का मान मिलेगा, और जब हम प्रतिबिंब से लेकर के वक्रता केंद्र तक त्रिभुज लेंगे तो हमें R का मान मिल जाएगा। यही I और R का मान स्नेल के नियम में रख देना है। फिर उसके बाद जो भी मान रहेगा चित्र में देख करके U B F जो भी रहेगा उन सब का मान उठा करके उसी में रख देना है, फिर इसका प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इसको ध्यान से। पहले में त्रिभुज लेना है वस्तु से लेकर के वक्रता केंद्र तक, तो त्रिभुज OCA में यहाँ लिखते हैं त्रिभुज OCA में। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज का एक नियम होता है। देखिए इसको यहाँ पहले इसको बना देते हैं, OCA को अलग बना देते हैं ध्यान से समझने के लिए केवल। यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर जो है अल्फा है, और यहाँ पर I है। देखिए ये पूरा I है ना, तो यहाँ पर I है
और यहाँ पर कितना है, गामा है। गामा इस प्रकार से बनता है, ध्यान से देख लीजिए गामा। अब देखिए किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है। ये गणित का नियम है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोणों को योग के बराबर होता है। मतलब जो बाहर का कोण होगा वो उसके सामने वाले अंतः कोण के योग के बराबर, अंतः माने अंदर के कोण के योग के बराबर होता है। सामने वाले देखिए, इसके सामने ये पड़ा है, इसके सामने ये पड़ा है, ये वाला नहीं लेना है, इससे जो दूर है उन दोनों का योग का बराबर होगा। यानी कि गामा बराबर हो जाएगा आई प्लस एल्फा। तो त्रिभुज यहाँ लिखे हैं, ठीक, त्रिभुज जो है कहाँ गई, ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए में कितना हो जाएगा, चित्र कहाँ गया ये, गामा बराबर आई प्लस एल्फा। गामा, ये गामा है, गामा बराबर ये आई और ये प्लस एल्फा। हमें आई का मान निकालना है तो पक्षांतर कर लेंगे, आई को रोक लेते हैं और इसको उधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा गामा, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस एल्फा बराबर आई। आई को आगे लिख लेते हैं, इसे पीछे, तो आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस एल्फा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आई का मान मिल गया। अब इसी प्रकार से एक बार त्रिभुज हमें प्रतिबिंब से लेकर के वक्रता केंद्र तक लेना है, तब हमें आर मिल जाएगा। तब त्रिभुज क्या लेना है, आई सी ए में, त्रिभुज आई सी ए में, त्रिभुज आई सी ए में, त्रिभुज आई सी ए में। अब इसमें देखिए, इसको भी इसी प्रकार से एक फिगर और बना देते हैं कि ये आसानी से समझ में आ जाए। देखिए इसमें आई सी ए ये इस प्रकार से बना है, यहाँ ए है, यहाँ बीटा है, और यहाँ पर आर है, और यहाँ पर गामा है। ऐसे तो है, देखिए यहाँ पर आर है ना, ये वाला कोण आर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसी नियम से गामा बराबर बीटा प्लस आर, गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो यहाँ लिख देते हैं हम गामा बराबर बीटा प्लस आर। ठीक, तो हमें आर का तो मान निकालना है, आई और आर का मान निकाल करके स्नेल के नियम में रखना है, ये तो बताए हैं। तो इसमें जो है आर बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार से जब आर का मान निकालेंगे तो ये बीटा उधर चला जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, आर बराबर गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है कि स्नेल का नियम लिखना है। अब यहाँ लिखेंगे हम स्नेल के नियम से, स्नेल के नियमानुसार या नियम से, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार कितना होता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2, किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है यही लिखा जाता है। तो ये इसमें जा रहा है 1n2, माध्यम 1 से माध्यम 2 में। देखिए ऐसे होगा, ये यहाँ लिख देते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2, ये तो होगा। और इसे हमने बताया था कि इसे लिख सकते हैं हम n2 बटे n1, जो पीछे होगा उसे ऊपर, जो आगे होगा उसे नीचे। तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, हम यहाँ लिख देते हैं n2 बटा n1। अब इसे तिरछा गुणा कर देना है। देखिए गुणा कैसे करना है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो हो जाएगा n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब देखिए यहाँ पर हमें साइन आई को आई बना लेना है और साइन आर को आर बना लेना है, और आई और आर का मान उठा करके रख देना है जो समीकरण 1 और 2 में प्राप्त हुआ है। तो साइन आई को आई कैसे बनाएंगे और साइन आर को आर कैसे बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। पहले हम उसको लिख देते हैं फिर बताते हैं। देखिए इसमें जैसे दर्पण वाले में थोड़ा सा लिखना पड़ा था, दर्पण सूत्र में, इसी प्रकार से इसमें भी लिखना है, थोड़ा सा लिख देते हैं हम। यदि, 1 मिनट लगेगा, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होता, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होता तो
बिंदु ए ध्रुव P के समीप होता, ध्रुव P के समीप होता, तब कोण I तथा R छोटे होंगे, तब कोण I तथा R छोटे होंगे यदि I व R रेडियन में नापें तो साइन I बराबर I तथा साइन R बराबर R हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखे क्या है, देखिए इसमें लिखा है कि यदि पृष्ठ का व्यास छोटा होता, या ये दूरी को व्यास कहते हैं, S से लेकर के S डैश की दूरी, ये सीधी दूरी को व्यास कहते हैं। ये इसका व्यास अगर छोटा होता, यानी कि दर्पण यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बड़ा होता, अगर ये छोटा होता तब करते क्या हम कि ये जो O है इसको ऊपर ना ले जाते, दर्पण के ऊपर थोड़ी कहाँ ले जाएंगे, इसी पर से तो गुजारना है, तो इसको हम और नीचे से लेकर के आते यहाँ पर लाते, तो A यहाँ आ जाता। तो जब A यहाँ आ जाता तो ये जो अभिलंब है ये इस प्रकार से खींचते, जब इस प्रकार से खींचते तो ये जो A है, सॉरी इस पर से देख लीजिए, जब हम इसको यहाँ नीचे से लेकर के जाते तो ये जो A है यहाँ नज़दीक आ जाता है, ये लिखा है इसमें देखिए। तो बिंदु A ध्रुव P के समीप होता, तो ये जो बिंदु A है जब यहाँ इसको यहाँ से लेकर के आते तो ये जो यहाँ आ जाता A, तो जो A है वो P के समीप आ जाता। जब A P के समीप आ जाता तो ये जो कोण बना है I और R, देखिए यहाँ पर इतना बड़ा तो कोण बना है, जब ये यहाँ से आता, यहाँ से, तब कोण जो है ये और छोटा बन जाता। यहाँ से लेकर के तो यहाँ ऐसे खींचते I तक, तो I और R जो है ये छोटे हो जाते। जब I और R छोटे हो जाते और इसका मान रेडियन में, कोण का दो मात्रक होता है, एक तो अंश होता है और एक रेडियन होता है, जो वृत्त की त्रिज्या के चाप के बराबर जो कोण केंद्र पर अंतरित करती है उसे एक रेडियन कहते हैं। ये गणित का पार्ट है। तो चलिए देखिए इसको। तो जब हम I और R को रेडियन में नापेंगे तो साइन I बराबर I हो जाएगा और साइन R बराबर R हो जाएगा। चाहे एक लाइन इसको रट लेना, साइन I बराबर I, इस बार बार मिलेगा, अभी फिर मिलेगा उत्तल पृष्ठ के लिए भी, कि यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होता तो बिंदु A ध्रुव P के समीप होता, तब कोण I तथा R छोटे होंगे। यदि I व R रेडियन में नापें तो साइन I बराबर I तथा R बराबर साइन R बराबर R। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद जो स्नेल का नियम था उसी में हमें रख देना है। देखिए इसमें पहले इसमें देखिए, यहाँ साइन I की जगह पर I रख देना है, साइन R की जगह पर R रख देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, अतः कितना हो जाएगा, N1 I बराबर N2 R। अब हमें समीकरण 1 और 2 से मान उठाकर के इसी में रख देना है। तो ये हो जाएगा N1, और I का मान कितना आया था समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो I का मान है वो आया है गामा माइनस एल्फ़ा, ये एल्फ़ा है, गामा माइनस एल्फ़ा, और R का मान है गामा माइनस बीटा। तो यहाँ रख देते हैं गामा माइनस एल्फ़ा और गामा माइनस बीटा। I का मान है गामा माइनस एल्फ़ा और N2, I का मान है गामा माइनस एल्फ़ा और R का मान है गामा माइनस बीटा। तो ये हो गया। अब हमें इसका मान एल्फ़ा बीटा गामा का मान निकाल करके इसी में रख देना है। उससे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए, एल्फ़ा बीटा गामा को इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा। चलिए पहले मान रख देते हैं तब सॉल्व करते हैं। अब देखिए मान इसका कैसे रखा जाएगा एल्फ़ा बीटा गामा का। देखिए ध्यान से इसको, एल्फ़ा जो है इस त्रिभुज का एक कोण है OAM का, एल्फ़ा OAM का एक कोण है। तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार त्रिकोणमिति में
वो त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें लंब और आधार आता हो। तो लंब और आधार किसका होता है? टैन का। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये पढ़े होंगे आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं मैथ में। तो हमें लंब बटे आधार लेना है। तो देखिए, अब हम अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लेंगे। अब इसको लिखना कैसे है? त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ओ ए एम में, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। देखिए ऐसे समझिए, अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा मतलब किस त्रिभुज में लिया गया है? ओ ए एम में। तो अल्फा बराबर, इसे हम लिख लेंगे टैन अल्फा। अल्फा बराबर टैन अल्फा, किस लिए? अल्फा का मान निकालने के लिए टैन लगाएंगे। तो टैन अल्फा बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? एच है। और आधार कितना है? आधार देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यू कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, एक ही तो नहीं बताए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को यू कहते हैं। इसको बना देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को यू कहते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को वी कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी है। आई और सी को आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। इस प्रकार से ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को यू कहते हैं, लेकिन यू तो यहाँ तक है, तो ये एम के पास कब आएगा? जब ये छोटा हो जाएगा। अभी जो लिखे हैं उसी से दोनों हो गया, ये वाला जो यहाँ पर लिखे हैं, तो बिंदु ए ध्रुव के समीप हो जाएगा। तब ये जो बिंदु ए ध्रुव के समीप हो जाएगा, तो यहाँ से जो लंब खींचेंगे तो एम भी क्या होगा? वो पी के पास हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो ओ एम है उसको ओ पी मान करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? एच बटा, चिन्ह सहित भी रखना है, उधर की दूरी ऋण में होती है, तो एच बटा माइनस यू। ये अल्फा का मान हो गया। अल्फा के बाद हमें बीटा का मान निकालना है। बीटा, बीटा देखिए किस त्रिभुज का कोण है? इसमें है ना, तो इसमें भी बीटा बराबर टैन बीटा। लंब कितना है? एच, इसमें भी है, एच प्लस में होगा क्योंकि ऊपर की दूरी प्लस में होती है। और बीटा के लिए आधार कितना है? आई के लिए, आई से लेकर के पी तक वी है, प्रतिबिंब की दूरी, ये भी माइनस बी में हो जाएगा। अल्फा बीटा हो गया। उसके बाद गामा बचा है, तो गामा का भी मान निकाल लेते हैं। गामा बराबर, देखिए गामा इसी त्रिभुज का तो कोण है, तो गामा बराबर टैन गामा। टैन गामा एच, इसमें भी लंब एच ही है, और आधार कितना है? माइनस आर है। तो अब ये जो मान मिल गया है, अल्फा बीटा गामा का मान जो मिला है, इसी को हमें, ये जो समीकरण आया है इसी में रखना है। समीकरण नंबर इसे 3 मान लेते हैं। अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ हम नए पेज में इसको लिखते हैं। अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं पहले, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 कितना था? यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं, n1 आई बराबर n2 आर। ये समीकरण नंबर 3 था। तो n1 ऐसे रहेगा, आई का मान n1 आई, नहीं ऐसे नहीं था समीकरण नंबर 3, सॉरी ये गलत हो गया। अभी जो है नीचे आया है, कहाँ गया ये? एक सेकंड रुकिए, ये वाला इसमें रखना है ना, नीचे वाले में, ऊपर वाले में कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 3 ये है, इसी में तो रखना है। इसी में तो अल्फा बीटा और गामा है, इसी में उठा करके हमें रख देना है। तो इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, n1 गामा माइनस अल्फा, n2 गामा माइनस बीटा। n1 गामा माइनस अल्फा, पहले इसको लिख देते हैं, नहीं ये भी बार बार पन्ना जो है पलटना पड़ेगा। यह हो जाएगा n1 गामा माइनस अल्फा और n2 गामा माइनस बीटा। अब मान में रखना है, n1 ऐसे रहेगा, गामा का मान जो है h अपान माइनस आर आया है, माइनस
अल्फ़ा का जो मान है वो एच अपान माइनस यू आया है, बराबर N2 ऐसे रहेगा। गामा का जो फिर से मान है वो एच अपान माइनस आर आया है, माइनस बीटा का मान एच अपान माइनस वी आया है। ठीक, एच है ये, सॉरी यहाँ बी लिख दिया है, एच है ये। अब देखिए एच जो है सब में कॉमन है, इसलिए एच को कॉमन लेकर के काट देंगे हम, इसमें भी एच इसमें भी एच। एच को कॉमन ले लेते हैं और इसको अंदर गुणा कर देते हैं, N1 यहाँ कर देते हैं और यहाँ भी कर देते हैं। देखिए एच कॉमन कर लिए, N1 का गुणा यहाँ होगा तो N1 बटा माइनस आर हो गया, ये माइनस यहाँ भी N1 बटा माइनस यू हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी एच कॉमन कर लिए तो यहाँ गया N2 बटा माइनस आर हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा N2 अपान माइनस वी। एच है या नहीं है तो ए एच से एच कैंसिल होगा। अब हमें N1 और N2 को इकट्ठा कर लेना है और U और B को इकट्ठा कर लेना है, तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। या देखिए यहाँ पर एक लाइन इसको और लिख देते हैं। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस, ये हो जाएगा N1 बटा माइनस आर, फिर से एक लाइन लिख देते हैं, प्लस हो गया, ये हो गया N1 बटा माइनस प्लस हो गया U, बराबर ये हो गया N2 अपान माइनस आर, और ये भी प्लस हो गया N2 अपान V। इस प्रकार से अब ये प्लस में है, इसको उधर ले आते हैं और इसको इधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा N1 बटा U, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला जो है उधर जाएगा तो ये N2 बटा V बराबर, ये अपने स्थान पर रहेगा, ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला आगे लिख लेते हैं, N1 बटा R हो जाएगा, माइनस इधर आया प्लस हो गया, और ये माइनस N2 बटा R। तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम कि इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम N1 बटा U माइनस N2 बटा V बराबर, R कॉमन है तो R को जब हम कॉमन कर लेंगे R तो हो जाएगा 1 बटा R, और हो जाएगा N1 माइनस N2। इस प्रकार से ये इसका डेरिवेशन हो गया है। या एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये इसी प्रकार से, या डेरिवेशन में भी इसी प्रकार से है, इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं। तो देखिए होगा कैसे, देखिए इसको आगे इसको पीछे करने का ये मतलब है कि इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस माने 2 माइनस होता है, माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे हम, तो यहाँ माइनस कॉमन की, अब ये बचा माइनस में N1 बटा U, और ये हो गया प्लस में N2 बटा V। इसको कर देते हैं, नहीं तो ये बाद में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसको पहले ही कर देते हैं इसी में। इसमें जब माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ होगा माइनस 1 बटा R, और ये हो जाएगा माइनस N1 और हो जाएगा प्लस N2। अब यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस कॉमन किए हैं इसमें भी, यहाँ प्लस मैंने 2 माइनस था, एक कॉमन कर लिए, एक बचा है, और ये माइनस बाहर चला गया, यहाँ प्लस बचा। अब ये प्लस वाला आगे कर लेते हैं, N2 बटा V माइनस N1 बटा U, इसे पीछे कर लिए हैं, बराबर 1 बटा R, और ये कितना हो जाएगा N2 माइनस N1। तो यही क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। यहाँ देखिए जो दूसरा माध्यम है उसके नीचे प्रतिबिंब की दूरी है, जो पहला माध्यम है उसके नीचे वस्तु की दूरी है, इसको ध्यान रखना है, पहले दूसरा माध्यम उसके बाद पहला माध्यम। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और बचा है, उसको भी लिख देते हैं हम। देखिए यदि, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पर लगेगा, यदि n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तब n बराबर N2 बटा N
1। अब देखिए ये क्या लिख दिए हैं, जो स्नेल का नियम था शुरू में वो कितना लिखे थे, देखिए यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 लिखे थे ना। तो जब अपवर्तन का नियम पढ़े थे तो उसमें पढ़ते साइन आई बटा साइन आर बराबर n, यही तो लिखे थे जब स्नेल का नियम पढ़ रहे थे। तो n क्या था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इसी को तो n कहते हैं। तो यही यहाँ लिख दिया है कि यदि सघन माध्यम के यदि n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको n मान लिया जाए, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n2 बटा n1। तो अब ये जो n का मान है, ये जो n2 बटे n1 का मान है, इसकी जगह पर हमें n रख देना है, n2 बटे n1 की जगह पर n रख देना है। तो देखिए हमें तो n2 बटे n1 कहीं नहीं है, यहाँ देखिए है कहीं नहीं है, लेकिन n2 तो है, तो n1 नहीं है। तो क्या करेंगे, हम n1 से सब में भाग कर देंगे इसी में, तो हो जाएगा n2 बटे n1। तो जब n1 से भाग करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 अपान n1, और ये पहले से b भाग किए हैं, माइनस n1 बटा n1, और ये पहले से u, n1 से भाग कर दिए सब में, समझ में आ रहा होगा शायद। और उसके बाद में इसमें देखिए n1 से भाग किए हैं, ये है 1 बटा r, ये हो जाएगा n2 बटा n1 माइनस n1 बटा n1। ठीक, अब देखिए यहाँ n1 से n1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी n1 से n1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा n2 बटे n1, तो n2 बटे n1 का मान कितना है, n, तो होगा n बटा v माइनस यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बटा u बराबर यहाँ पर कितना बचा, 1 बटा r ऐसे रहेगा, और ये कितना हो गया, n2 माइनस n1 का मान n, यहाँ कट करके 1 हो गया। तो यही जो सूत्र है, यही गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। इसी पर पूरा न्यूमेरिकल भी है और आगे का डेरिवेशन भी इसी पर निर्भर है। तो इस प्रकार से जो है ये अवतल पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र था वो पूरा हो चुका है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इसको देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम इसको फिर से दिखा देते हैं। देखिए इसको यहाँ से एक बार लीजिए, पहले फिगर का ले लीजिए, ये चित्र है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इतने का लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में उतार लीजिए। फिर ये उसके बाद ये पूरा, अभी एक गामा वाला भी बचा है इसी में, और इधर का ठीक। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो समाप्त हो गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का अध्ययन करेंगे।